हम लोगों के साथ में अब सुवचन राम साहब, एक्स प्रिंसिपल कमिश्नर, जो आईआरएस रहे और अपने सर्विस के दौरान ही बहुत ज्यादा सामाजिक मूवमेंट से जुड़े रहे। पूरा अपना जीवन एक मिशनरी मैन की तरह भारत के संवैधानिक मूल्यों के बारे में जानकारी, लोगों के बीच में जाकर चेतना देना, संवैधानिक रूप से उनको जागरूक करना। मृदभाषी के साथ साथ बहुत व्यवहार कुशल हैं सुवचन साहब, बहुत लोगों की मदद करते रहते हैं आज भी, और देश के कोने कोने में भारत के संविधान की चर्चा परिचर्चा वाले विषयों में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत आभार आप आए। और सर का टॉपिक है संवैधानिक राष्ट्रवाद और उपेक्षित समाज, बदलते दौर में कमजोर वर्गों के भविष्य का रोड मैप। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे जोड़ा। इतने विद्वान लोगों, इतने, हमारी आवाज जा रही है ना? जी जी, बहुत क्लियर है सर, बहुत क्लियर। जी जी, इतने विद्वान लोगों के साथ बोलने का मुझे मौका मिल रहा है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दो तीन बातें हैं, संविधानवाद, राष्ट्रवाद और जातिवाद। मैंने अपने ओर से जोड़ दिया संविधानवाद। जी जी, ये राष्ट्रवाद ये क्या है, इसके विषय में सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है, ठीक है। और जातिवाद के विषय में भी जानकारी है कि जातिवाद है क्या, ठीक है। दोनों के भीतर छुपा हुआ जो रणनीति है, स्ट्रेटजीज है, जो षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। हर चोर जो है, जब भी किसी समाज में, कहीं किसी मोहल्ले में, कहीं भी अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है तो वो क्या करेगा, एक मुखौटा धारण कर लेता है, या तो टीका लगा लेगा, साधु बन जाएगा, बड़ा विनम्रता से बात करेगा। जैसे ट्रेन में भी जो पैकेट मार होते हैं, वो सबसे अच्छा व्यवहार जो है दर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, इतना अच्छा आदमी तो मिलते ही नहीं। वर्तमान समय में जो चोर लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, वो राष्ट्रवाद को अपना मुखौटा उन चोरों या पैकेटमारों की तरह बना लिया है। इसका पर्दाफाश जो है इंटेलेक्चुअल्स भले कर सकते हैं, आम आदमी में नहीं है। जो आम आदमी है, और वो भी जो बिलो स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं लोग, या बहुत गरीब आदमी है, या एकदम गली मोहल्ले में है, या गांव का आदमी है, उसको नारे से सारोकार है, उसको जो है परिस्थितियों के मुताबिक जो है जो वातावरण तैयार की जाती है उससे उसको सारोकार है। गहरी बातों से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसकी जात का आदमी चुनाव में खड़ा हो जाएगा तो उसका राष्ट्रवाद वहां सिमट के रह जाता है, क्योंकि उसको इन गहरे षड्यंत्र का बहुत पर्दाफाश उसके समक्ष हुआ नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कि हम सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है अच्छी बातें करते हैं, गहन चिंतन मंथन करते हैं, तो हम लोग पता कहां सिमट कर रह जाते हैं, विचारों का, कि दो विचारों का संघर्ष चल रहा भी, ठीक है। मैं कई बार अपने साथियों और अपने साथ साथ जुड़े हुए तमाम विद्वानों से चर्चा करते समय मैं इस बात को बड़ा क्लियर करता रहता हूं कि हम लोग कहां उलझ के रह जाते हैं, कि विचारों के संघर्ष पर उलझ के रह जाते हैं। एक विचार ये है और दूसरा विचार ये है। वस्तुतः विचारों का संघर्ष नहीं है, दो विचारधाराओं के संघर्ष का, दो विचारधाराओं के युद्ध का ये समय चल रहा है। जो जीत गया है वो सिकंदर है, जो हार गया है वो जूम मीटिंग कर रहा हो, जो चर्चा परिचर्चा कर रहा हूं, हम उसमें हैं। क्यों वो जीत गया, हम क्यों हार गए, या क्यों हम हारे नहीं हैं, या हम हार के भी संघर्ष कर रहे हैं, या हम हार अपने स्वीकार न करके जो है हम चैलेंज कर रहे हैं। ये मतलब, ये पॉइंट कहाँ आके सिमटता है कि हम दो विचारधाराओं के संघर्ष, दो विचारधाराओं के युद्ध जिसे कहते हैं, उसके युग में अब जो है किन किन कारणों से राष्ट्रवाद नामक जो है मुखौटाधारी वर्ग जो जीत गया है, सत्ता पर काबिज हो गया है, उन कारणों की जब तक मीमांसा नहीं करेंगे, उन कारणों की व्याख्या नहीं करेंगे, उन कारणों की गहराई में नहीं जाएंगे, तो समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। बीमारी का डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, दवा देना आसान हो जाएगा। तो पहली चीज। दूसरी बात कि जातिवाद, ये नौ राष्ट्रवाद, जो वस्तुतः ब्राह्मणवाद का नया नाम है,
और ये नया नाम भी जो है पुराने शब्दावली में ही है, राष्ट्रवाद पुराना शब्दावली है। 100 साल में ये पैदा हुआ है भारत में। ये 100 साल में जो पहले राष्ट्रवाद था, अब जो है वो ब्राह्मणवाद छुप के उसमें अंदर आया, मनुवाद उसमें छुप के अंदर आया, और वो प्रचार जो है राष्ट्रवाद के नाम पर करके अधिकारी कर्मचारियों को, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, जुडिशरी में बैठे हुए लोगों को, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, शिक्षण संस्थाओं में बैठे हुए लोगों का ब्रेन वाश ना करके बल्कि ब्रेन का ओरिएंटेशन कर दिए। अब उसमें ब्रेन वाश छुपा हुआ है, तो वो जो ब्रेन वाश करने के बजाय ब्रेन का ओरिएंटेशन जो है एक दिशा विशेष में कर देने की वजह से लोग जो है ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से वो ब्राह्मणवाद को राष्ट्रवाद मानने लगे हैं, वो मनुवाद को राष्ट्रवाद मानने लगे हैं, संविधान विरोधी एक्टिविटीज करते हुए वो राष्ट्रवाद मानने लगे हैं। और राष्ट्रवाद को ऐसे घुमा दिया गया है कि जैसे पाकिस्तान को गाली देंगे तो हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को गाली दे देंगे तो हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे। हम जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चैलेंज करता हो शासन प्रशासन को, उसके विरुद्ध जो कोई बात करता है कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं, वो उसको अराष्ट्रवादी माना जाता है कि राष्ट्रवादी आदमी नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब ये कर दिया गया है कि जैसे हम चाहते हैं, जिस तरह हम देश चलाना चाहते हैं, जिस तरह हम समाज स्थापित करना चाहते हैं, उसमें आप उसके साथ जो संगत बैठाइए, उसको फॉलो करिए, उसके साथ प्रतिबद्ध हो जाइए, उसके साथ कन्फर्म हो जाइए, माने कन्फर्मिटी के साथ रहिए, तो आप राष्ट्रवादी हैं, नहीं तो नहीं है। एक विचारधारा ये है। अब दूसरी विचारधारा वो है जो जातिवाद को समझकर जातिवाद के विरोध बोलने वाले लोग हैं और व्यवहार में जातिवादी होते हैं। ये दूसरा जातिवाद है कि एक जो है जातिवाद का विरोध करते हैं और व्यवहार में जातिवादी होते हैं। कैसे होता है, तो इनका लक्षण क्या है? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया जी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो है जो भाषा बोली, जो बातें करी, वो किस मानसिक मन स्थिति की भाषा है। वैसे ही जो है कोई मुख्यमंत्री जब किसी प्रदेश में जब उनकी भाषा निकलती है तो आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद और उसी में उनका जातिवाद है। जैसे आप जाइए गोरखपुर पूरे परिक्षेत्र में गीडा के माध्यम से जितनी भी जमीनें अलाट हुई हैं उसमें किस जाति विशेष का जो वर्चस्व है ये किसी को भी पता चल जाएगा। तो जो राष्ट्रवाद का आवरण धारण करता है भीतर वो जातिवाद को कैसे जीता है, इसका उदाहरण देखना हो तो गोरखपुर क्षेत्र बड़हलगंज में अभी जो है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसमें जाकर देख लें, पता चल जाएगा कि एक जाति विशेष को कितना प्रोमिनेंस दिया जा रहा है। ऐसे ही जो जब कुंभ का मेला लगता है और जब वहां के लोग जाएंगे तो जितने राष्ट्रवादी वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, उस राष्ट्रवाद के चोले में आप जातिवाद का नंगा नाच वहां देख सकते हैं। ऐसे ही जो है राजनीति में भी आप जाएंगे और राजनीति के परिदृश्य को देखेंगे तो आपको पता लगे जातिवाद क्या है। अच्छा, अब तीसरा वर्ग भी कमजोर वर्गों का, सर बीच में रोक रहा हूं सर, माफी चाहता हूं। ये जो कमजोर वर्गों का इस राष्ट्रवाद में क्या योगदान है, उनकी अपनी कमजोर जातियां हैं, उनका अपना क्या योगदान है और इसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, जो कमजोर वर्ग है ना, अब हमको हंसी आती है, गरीब है तो कमजोर है। अच्छा, मान लो गरीब नहीं आ, बौद्धिक रूप से बड़ा संपन्न है, बौद्धिक रूप से बड़ा संपन्न है, सर्विस में कम होने के बावजूद भी वो ऐसे बहुत सारी जाति के लोग हैं जो जनसंख्या में कम हैं लेकिन वो ज्यादा प्रबुद्ध हैं, ज्यादा जो एजुकेटेड हैं। ऐसी भी जातियां बहुत है भारत में। और ऐसे भी लोग हैं जिन जातियों में ऑफिसर ज्यादा हैं लेकिन संख्या उनके कई करोड़ में है। तो 100 अफसर हो भी जाएं और 5 करोड़ लोग हैं और गरीब हों, ठीक है। अब वो जो उस परिवार के 100 लोग IAS, IPS, IRS, डिस्ट्रिक्ट जज हुए हैं और उसी जाति में जो है 99.9% जो है लोग जो है गरीब हों, तब उनका राष्ट्रवाद है, उनका जातिवाद क्या होगा? समस्या ये है कि जो कमजोर वर्ग है किसी भी जाति में और खासकर SC, ST, OBC में,
ये जाति के लोगों का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र के निर्माताओं का एक वर्ग है। वो राष्ट्र का वास्तविक निर्माता वही है। उनका शोषण, उनके श्रम का सरप्लस वैल्यू कम्युनिज्म की भाषा में, उसका फायदा जो पूंजीपति उठा के ले जाते हैं। और आज की डेट में उनका एक सरप्लस वैल्यू और भी है, वो है वोट। 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट। 1 वैल्यू को गोली मारिए, छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, तो 1 पर्सन 1 वोट, वो वोट को अब जाति के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करके, मोटिवेट भी करके, कनेक्ट होके, वोट का जो है घुमाव करके, अपने तरफ अपने फायदे के लिए सदुपयोग दुरुपयोग करके एक राष्ट्रवाद पैदा किया जा रहा है। तो जातिवाद राष्ट्रवाद का कैसे पूरक हो सकता है? जातियों के अगर आप नेता बनाते हैं, हाँ, जातियों के नेता बनाते हैं उसकी संख्या अनुपात के अनुसार, तो राष्ट्र हमारा मजबूत होगा कि उससे कमजोर होगा? और इससे तो सामाजिक विभाजन और बढ़ेगी। एक क्लियर चीज करना है। कभी कभी कार्यक्रम होता था तो लोग कहते साहब फलानी जात में आप क्यों गए थे? तो मैंने कहा कुछ जाति का कार्यक्रम है कि जात के लिए कार्यक्रम है? जात के लिए कार्यक्रम। मैंने जवाब दिया कि साहब ये बताइए, जाति का कार्यक्रम है कि जातियों के लिए कार्यक्रम है? जी, ये वो जो आयोजक है वो जाति का कार्यक्रम करते हैं। वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम हो, धोबी समाज का कार्यक्रम हो, खटीक समाज का कार्यक्रम हो, महार समाज का कार्यक्रम हो, किसी रहने दीजिए। मैंने कहा कि ये जाति का कार्यक्रम है या जाति के लिए कार्यक्रम है? आयोजक जो जाति का कार्यक्रम बनाते हैं और हम लोग जाके उसको जाति के लिए कार्यक्रम कन्वर्ट कर देते हैं। जब उनको विचारधारा से जोड़ देते हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ देते हैं, संविधान के मूल उद्देश्यों से जोड़ देते हैं, संविधान कैसे खतरे में और खतरा पैदा करने वाले लोगों के विषय में जानकारी लेके, तब उनको लगता है कि नहीं साहब, जाति का कार्यक्रम भले था लेकिन इसको जातियों के लिए कार्यक्रम बना के इनको सदमार्ग दे दिया गया है, सद्बुद्धि दे दी गई है और विवेक के साथ जो बात की गई है तो लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाता है। वैसे ही हमारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके मन में यदि जातियों के लिए, माने जो दबाई कुचली वंचित जाति जिसे कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास करते हैं, सप्रेस्ड क्लास करते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज करते हैं, माइनॉरिटीज कहते हैं, ये जो लोग, जो डिनाइड लोग हैं, वंचित लोग हैं, या मुख्य धारा से जो धीरे धीरे दूर किए जा रहे हैं, या गरीब बनाए जा रहे हैं, बेरोजगार बनाए जा रहे हैं, या सत्ता संपत्ति पर जो उनका अधिकार जो है विच्छिन्न किया जा रहा है, उनको वहां से जो है विस्थापित किया जा रहा है, ये विस्थापित करने के सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ये जो वर्ग है जिसको वंचित वर्ग कहा जा सकता है, ये वर्ग जो है जो जागरूक होगा तो ये जो अपने इंडिविजुअली जाति के या वर्ग के घेरे में रहकर ये कम्युनल माइनॉरिटी में कन्वर्ट हुए हैं। कम्युनल माइनॉरिटी, कम्युनल माने सांप्रदायिक नहीं, कम्युनिटी माइनॉरिटी। तो ये जब कम्युनिटी माइनॉरिटी में रहेंगे तो कभी शासक नहीं बन सकते। इसी को माननीय कांसीराम जी ने पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया। पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कैसे कन्वर्ट किया कि इन सारे जातियों के लोगों को ये बोला कि आप 85% हो, जो उपेक्षित जाति है। हाँ, और आप 85% हैं और आपको शासन जो करने वाले वर्ग हैं, जातियां हैं, वो 15% है। तो अभी ये 85% को जो ही उन्होंने एक सामाजिक सेंस दिया, सामाजिक नेतृत्व दिया, तो राजनीतिक नेतृत्व में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे कि कम्युनल माइनॉरिटी में हम लोग जो थे वो अब जो है पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गए। अब जरा इस बात को गहराई से विचार करने वाली बात थी कि जो कम्युनल माने कम्युनिटी माइनॉरिटी में हम थे, जैसे खटीक समाज मान लीजिए, वाल्मीकि समाज मान लीजिए, जाटो समाज मान लीजिए, ठीक है, या मुस्लिम समाज मान लीजिए, बिरादरान इस्लाम के लोग, तो अपने इंडिविजुअली तो 10-12% से ज्यादा नहीं होंगे ना सारे में। तो 10-12% कभी भारत में शासक तो नहीं बन सकते, कभी सीएम पीएम तो बन नहीं सकते। तो इनको यदि हम मेजॉरिटी में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? इसलिए माननीय कांसीराम जी का वो समाजशास्त्री जो फिलॉसफी है वो बहुत दूरदर्शी जो है, बाबा साहब के विचारों को भारत में स्थापित करने की वो जो फिलॉसफी है कि 85% को पोलराइज करो। तो ये कम्युनिटी में माइनॉरिटी थे, अब इसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट करना है। तो कोई अपनी जाति छोड़ने वाला नहीं है, खटीक अपनी जात छोड़ने वाला नहीं है, जाटो अपनी जात छोड़ने वाला नहीं है, धोबी अपना जाट छोड़ने वाला नहीं है, बिरादरान इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी है तो अपनी कम्युनिटी से बाहर जाने वाला नहीं है। फिर इसको कैसे मेजॉरिटी में कन्वर्ट करें? तो माननीय कांसीराम जी का जब समाजशास्त्री जो फिलॉसफी है वो काम करेगी, सबने सम्मान किया कि यस, अपनी जात अपने पास रखे रहो, अपना वर्ग अपने पास रखे रहो,
अपना जो धर्म जो अपने पास रखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका खूब सम्मान होना चाहिए, करते रहो, लेकिन पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाओ एक होकर। ये पोलराइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो संप्रदायवाद का या जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता है, उसको हमने शुरू में बड़ा खुल खुल के बोल दिया, साफ साफ बोल दिया, वो फर्जी राष्ट्रवाद जो है भारत में हावी रहेगा। और फर्जी राष्ट्रवाद के शिकार जो है ये जो गरीब तबका के लोग हैं या जो बैकवर्ड या वंचित लोग हैं, वो फर्जी राष्ट्रवाद के शिकार रहेंगे। तो मेरा ये निवेदन है इस पैनल के माध्यम से भी और इस चैनल के माध्यम से भी और जो मीटिंग के माध्यम से भी, कि हम लोग इस पॉलिटिकल माइनॉरिटी में लोग जो जी रहे हैं उसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कन्वर्ट कैसे करना है, बिल्कुल ठीक बात, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अब कैसे होगा? तो जो जातियां राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, अवसरवाद के नाम पर या किसी छोटी छोटी बातों को लालच में पढ़ के वो अपने दुश्मन के साथ हो गई हैं, उनको जो इस बात के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा शुभचिंतक कौन है, तुम्हारा वास्तविक नेता कौन है, तुम्हारा वास्तविक जो भविष्य का निर्माता कौन हो सकता है, कौन ऐसा है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, तुम्हारे साथ जुड़ सकता है, उसके साथ जुड़ो, न कि उसके साथ जो तुम्हारा जो है जड़ तुम्हारा इतिहास समाप्त कर रहा है, आने वाले भविष्य भी जो समाप्त कर रहा है, या तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की पूरी व्यवस्था जो कर सकता है। इसके बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तो कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे, उनका विजन था कि आने वाले समय में जातियों का विनाश हो। तो अगर जो ये फॉर्मूला सर आप दे रहे हैं, क्या उससे कहीं ना कहीं ये बात कन्फ्लिक्ट नहीं होगी कि अगर हम लोग जातियों के नेताओं को इकट्ठा करके पॉलिटिकल मेजोरिटी ले आते हैं डेमोक्रेसी में और उसके साथ जातियां फिर मजबूत होंगी, तो आगे चलकर तो ये कन्फ्लिक्ट ही होगा इसमें, ऐसा नहीं लगता? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत मार्मिक प्रश्न किया है। मैं इसका बढ़िया जवाब ये देना चाहूंगा मेरे मन से। क्या है कि नेता जो है वो जातियों के नेता जातिवादी है क्या? नेता तो कोई न कोई सी जात में पैदा होगा, ठीक है, तो वो जातिवादी है या जात की राजनीति करने वाला व्यक्ति जो है जातिवादी नहीं है, बल्कि वो संविधानवादी है, समतावादी है, समदर्शी है, सबको साथ लेने के चलने वाला है। यहाँ जो निर्णायक रोल होता है, इसलिए नहीं किसी भी जाति का नेता, वो हम पहले ही मान लें कि इस जाति का नेता जो है वो जात के लिए काम करेगा, तो ये हमारी मूर्खता होगी। और यदि नेता ऐसा करता है तो वो इडियट होगा, वो मूर्ति नहीं होगा, वो इडियट होगा। संगठन बनाए जा रहे हैं जातियों के नाम पे, उसके आगे रॉयल लिखा जा रहा है, द ग्रेट लिखा जा रहा है, द टाइगर लिखा जा रहा है, और तमाम तरह की सेनाएं अनडिक्लेयर्ड फॉर्म में ये सीधे सीधे गवर्नमेंट को चैलेंज करती हैं, चाहे वो त्योहारों का समय हो, चाहे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेस को बनाकर किया जाता है, तमाम हेट्रेड की स्पीचेस दी जाती हैं। उन अघोषित अनडिक्लेयर्ड अनरजिस्टर्ड आर्मीज जो या संगठन बना दिए गए हैं, ये इतने हावी हो चुके हैं जिससे कि पूरा सब सोशल डिस्टर्बेंस हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। वो ये शॉर्ट टर्म है। मैं बता दूं, जितने भी द ग्रेट फलाना द ग्रेट लगा रहे हैं, ये पता है ये मोहल्ले की राजनीति और वहां का जो है प्रतिक्रिया है। जैसे कोई एक अपने को बोलता है मैं ग्रेट ठाकुर हूँ, तो उसके जवाब में वो कहता है ठीक है मैं भी ग्रेट चमार हूँ। कोई कहता है कि मैं ग्रेट जो है फलाना हूँ, मैं भी ग्रेट जो वाल्मीकि हूँ, हम क्यों नीचे रहें। तो वो ये क्षणिक जो है, ये मनोवैज्ञानिक जो है दौर चलता है, ये मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, अच्छा बुरा वाली बात नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। क्योंकि जहां ये दौड़ लगा हुआ है उस गांव में आप जाएंगे और कभी घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा हम भी ग्रेट हैं, और एक घोड़ी पर नहीं, हम 4 घोड़ी पे चढ़ के आएंगे। ये जो प्रतिक्रिया है ना, उससे राजनीति, देश की राजनीति न समाप्त होती है न प्रदूषित होती है। उस पर नहीं जाना। हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द ग्रेट करने वाले बच्चों को ही आप अपने पास बैठा के प्यार से जब 2 बात समझा देते हैं, वो 1 घंटे में बदल जाते हैं। बोलो कि यार ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि 1 घंटे में इतना जल्दी परिवर्तित कैसे हो गया। क्योंकि क्षणिक जो है उसको कोई पहचान मिल नहीं रही है, उसको कोई नेता मान नहीं रहा है, वो मंचों पर जो है तीसरी लाइन में बैठा रहता है। अब जो ही द ग्रेट बना के संगठन बनाता है, मंच पर वीआईपी हो जाता है या मंच का संचालक हो जाता है, एक जो है बगल में बैठ जाता है। जी क्या कमजोर समाज की हिस्सेदारी राष्ट्रवाद में बढ़ी है या कम हो रही है? देखिए, राष्ट्रवाद जो है 2 तरह की बात हमने बताया ना कि 2 विचारधाराओं का मामला है। ठीक है, जातिवाद जो है हमारे यहाँ जो है, जो जाति से पीड़ित लोग हैं वो जातिवादी हो ही नहीं सकते, वो तो जाति से मुक्त होना चाहते हैं ना। और जो जातिवाद के जनक हैं
वो जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए जाति का गेम खेलते हैं, उसके शिकार भोले भाले हमारे लोग हो जाते हैं। तो दोनों में अंतर जानना पड़ेगा ना, बहुत महीन रेखा है। जी मैं इस अंतर को जानना जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार, बहुत अच्छी जानकारी धन्यवाद। दी आपने। हमारे साथ एक बड़े मेहमान आए हुए हैं, उनके जी। साथ मुझे बैठना था, इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बगल में ही एक अफसर बैठे हुए हैं। मैं उनसे जरा चर्चा करूंगा और बहुत देर से बैठे, उनको कहीं जाना भी है। जी नहीं इसलिए सर, मैं, बहुत यदि आप लोग बहुत मुझे शुक्रिया सर, बहुत माफ करेंगे तो मैं, हाँ बहुत माफ करें तो मैं जरा शुक्रिया सर, बहुत आभार। जी, थैंक यू।